हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSCS ग्रुप 2015 का सेकंड पार्ट कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 ये था, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, डिराइव द स्टेट मॉडल of the system in the controllable phase variable form and comment on the observability, what is the smallest time constant। ठीक है, तो तीन पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पे। कौन कौन से तीन पार्ट है आइए समझते हैं क्वेश्चन को। पहले देखिए दोस्तों, आप कभी भी क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो फर्स्ट इंस्टेंस में आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पर मेरा एक सजेशन आपको हर समय रहेगा, हर एग्जाम के लिए, कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, जिससे कि आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, छोटी छोटी चीजें दी हुई थी क्वेश्चन में जिसको हम लोग स्किप कर देते हैं और नंबर कट जाते हैं। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में जो कि हमको समझने चाहिए। एक तो कंट्रोलेबल फेस वेरिएबल फॉर्म, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है ऑब्जर्वेबिलिटी है कि नहीं यहाँ पे, या फिर एक सिस्टम ऑब्जर्वेबल है कि नहीं। और थर्ड पार्ट है स्मॉलेस्ट टाइम कांस्टेंट निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीन पार्ट मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, कंट्रोलेबल फेस वेरिएबल फॉर्म। जब भी आप स्टेट स्पेस मॉडलिंग करते हैं किसी कंट्रोल सिस्टम का, तो आपके पास 4 डिफरेंट फॉर्म होते हैं जिससे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो हो गया ये जिसमें आपको पूछा गया कंट्रोलेबल फेस फॉर्म, दूसरा हुआ डुअल ऑफ फेस कंट्रोलेबल फॉर्म, ठीक है, एक हुआ कंट्रोलेबल फेस, तो हम लोग आइए इसको लिख लेते हैं CP, ठीक है, CP कंट्रोलेबल फेस फॉर्म, और इसका डुअल तो DCP, एक दूसरा फॉर्मेट ये हो गया। उसके बाद आता है फेज ऑब्जर्वेबल फॉर्म, ठीक है, तो फेज, तो उसको आइए लिखते हैं OP ऑब्जर्वेबल, ये हो गया कंट्रोलेबल, ये हो गया ऑब्जर्वेबल फेस, और उसका डुअल तो DOP डुअल ऑफ ऑब्जर्वेबल फेस फॉर्म, डुअल ऑफ कंट्रोलेबल फेस फॉर्म, कंट्रोलेबल फेस फॉर्म और ऑब्जर्वेबल फेस फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 4 डिफरेंट पैटर्न होते हैं जिससे कि आप किसी स्टेट स्पेस, किसी भी सिस्टम को स्टेट स्पेस में आप रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा है कि कंट्रोलेबल फेस फॉर्म, तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, ये वाली चीज आपकी शायद किसी बुक में अवेलेबल होगी, मैंने 5-6 बुक देखी थी इसके लिए जिसमें अवेलेबल नहीं है, जो कि मैंने पढ़ा है कि शायद किसी रेफरेंस को आपको दे सकूं। तो ये मैंने रिसर्च पेपर से आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, पर इतना टफ नहीं है क्योंकि जनरली आपके बुक में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए थे वो कंट्रोलेबल फेस फॉर्म के दिए हुए थे। ठीक है, जस्ट आपको नाम नहीं मालूम है, अदरवाइज आप इंप्लीमेंट करना जानते हो। ठीक है, तो ये इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना लूंगा कि 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स कौन से होते हैं, और एक हर एक का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता सकता हूँ कि इसको आप इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई वीडियो हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए मुझे। अब आइए चलते हैं कि कंट्रोलेबल फेस फॉर्म में इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो जनरल एक्सप्रेशन होता है कंट्रोलेबल फॉर्म का। देखिए, स्टेट स्पेस इक्वेशन चेंज नहीं होगा कभी भी, ये जो स्टैंडर्ड है x डॉट इज ax प्लस bu और y इज इक्वल्स टू c x प्लस du, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये b जीरो को लेके डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कई कई बुक्स में इसको आपका b0 भी लिखा होता है, तो दैट्स नॉट अ बिग इशू, दिस कैन बी इवन रिटन एज d। ओके, दैट्स व्हाट यू आर राइटिंग जनरली इन योर बुक, यू विल फाइंड दैट। तो x डॉट इज ax प्लस b, जस्ट a का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, a को जो हम लोग लिखते हैं उसका फॉर्मेट आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि वेदर ये CP फॉर्मेट में है, DCP में है, OP में है कि DOP में है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया कंट्रोलेबल फेज वेरिएबल फॉर्म, उसका फॉर्मेट ऐसा होता है। देखिए, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड रो रिस्पेक्टिवली यहाँ पर 1 है, रेस्ट एवरीथिंग इज 0। और जो लास्ट रो है, ठीक है, ए अगर 4x4 का मैट्रिक्स है तो लास्ट रो जो है, जो फोर्थ रो है, वहां पर नॉन जीरो वैल्यूज आएंगी, इसको कहते हैं कंट्रोलेबल फेस फॉर्म। और आपका जो y का फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। तो ठीक है, आप इक्वेशन से लेते हैं, आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है यहाँ पर मैंने दोबारा से लिखा आपके रेफरेंस के लिए, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ब्रेक कैसे करेंगे, 4 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 3s, तो ये 3s हो गया, उसके बाद s स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने s लिख दिया, तो डिनोमिनेटर सब जगह सेम है। और इस जो फर्स्ट टर्म है जिसमें आपको 4 डिवाइडेड बाई एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 ये दिया हुआ है, इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट करते हैं।
मैंने इसके पहले भी आपके लिए कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें स्टेट स्पेस इंप्लीमेंटेशन हमने किया है। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है दैट विल डिसाइड कि आपको कितने समर और कितने इंटीग्रेटर लगेंगे। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर है आपका 3, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज 3, इसका मतलब का 3 समर्स और 3 इंटीग्रेटर्स, 3 समर्स और 3 इंटीग्रेटर्स यहाँ पर लगेंगे। तो उसका एक डायग्राम आप पहले से बना दीजिए। एक यहाँ पर समर लग गया, उसके बाद ये सेकंड नंबर यहाँ है, थर्ड नंबर यहाँ है, ठीक है। उसी तरीके से फर्स्ट नंबर इंटीग्रेटर, सेकंड और थर्ड, 3 इंटीग्रेटर यहाँ पर हो गए। और ये जो इनर वाला है, इससे इनर वाले एक समर में एक फीडबैक पाथ बनाइए और उसको वैल्यू दे दीजिए 2। ये -2 कहाँ से आया, इस वैल्यू से आया, एस स्क्वायर से। उसी तरीके से यहाँ पर से आप कर सकते हैं इन दोनों से, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कीजिए थ्रू दिस -3। उसी तरीके से आउटर वाले को आप कंबाइन कीजिए थ्रू दिस -2, ठीक है। तो आपका इससे क्या इंप्लीमेंट हुआ, आपका इससे डिनोमिनेटर टर्म इंप्लीमेंट हो गया। अब आप क्या चाहिए, न्यूमरेटर में 4। तो इस वैल्यू पे क्या आएगा, देखिए इस समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ये s3 है, s⁻3, तो इसका इंटीग्रेशन में आ जाएगा s⁻2, इसका फर्दर इंटीग्रेशन में आ जाएगा s⁻1 और इसका फर्दर इंटीग्रेशन आ जाएगा s⁻0, ठीक है। s⁻0 इज 1 और आपको न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 1। इसी तरीके से यहाँ पर आपने 1 लिखा और गेन फैक्टर दिया हुआ है 4, तो आप 4 से एक ब्लॉक लेंगे यहाँ पर और 4 का वैल्यू उसमें असाइन कर देंगे। तो आपका जो फर्स्ट टर्म है इस पार्शियल फ्रैक्शन का वो इंप्लीमेंट हो गया। अब आपको चाहिए 3s। तो 3s देखिए कहां पर से आता है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि s⁻1 हो गया। तो यहाँ पर से आप एक गेन ब्लॉक बैठाइए, ठीक है। यहाँ पर उसकी वैल्यू दे दीजिए 3 और इसको आगे चल के ऐड करवा दीजिए यहाँ पे। अब आप क्या चाहते हैं, s⁻2 कहां पर है, यहाँ पर है। यहाँ से एक गेन ब्लॉक लीजिए, आप इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं चाहते हैं, यहाँ इसको 1 लगाइए और इसको आगे चल के इसको ऐड करवा दीजिए। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में सिर्फ यही किया हुआ है, बहुत आसान होता है ये इम्प्लीमेंटेशन। देखिए यहाँ से मैंने लिया s⁻2 के लिए, तो 3 हो गया, 3 इंटू s⁻2 जो इक्वेशन में आपके दिया हुआ है, न्यूमरेटर में देख सकते हैं आप, s⁻2 में 1 है, s⁻1 में 3 का मल्टीप्लीकेशन है। न्यूमरेटर प्लीज चेक कीजिए, s⁻2 में 1, s⁻3 में s⁻1 में 3 का मल्टीप्लीकेशन, कोफिशिएंट 3 है और s⁻0 में 4 है। तो ये आ गया आपका 4। तो यह आपका ये हो गया आपका स्टेट स्पेस इंप्लीमेंटेशन इन फेज कंट्रोलेबल फॉर्म। अब आप यहां से लिख लीजिए वैल्यूज, ये हो गया x डॉट विच इज इक्वल्स टू x2, ठीक है। ये कहां से आया, अगर मैं इसको x1 मानता हूं तो इसका इंटीग्रेशन के पहले मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x1 डॉट। ये कहां से आ रहा है, ये एक दूसरे वेरिएबल से आ रहा है जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर बैक ट्रैक कर रहा हूँ इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन कहा है, ठीक है। अगर मैं फॉरवर्ड ट्रैकिंग करता तो वो इंटीग्रेशन होता, बैकवर्ड ट्रैकिंग में ये डिफरेंशिएशन हो गया। एक दूसरे का उल्टा होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अगर इसको इस तरीके से समझेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। यहाँ पर हो गया x2 डॉट और ये कहां से आ रहा है, x2 से, और x2 क्या है, x3 डॉट, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब आप इक्वेशन यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, x3 डॉट इज ये वैल्यू, ये कहां से आ रही है, x3 से -2 इंटू x3, ठीक है, ये टर्म हो गया, प्लस ये वैल्यू, ये कहां से आ रही है देख सकते हैं आप, -3 इंटू x2, ये टर्म मैंने लिख लिया। और ये एक वैल्यू, ये कहां से आ रही है, -2 इंटू x1 से, ठीक है। तो ये हो गया -2 इंटू x1। और भी क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे, u। ये u क्यों आया, क्योंकि आपने इनपुट में u लिया था, ठीक है। तो आपका स्टेट स्पेस मॉडल का मैट्रिक्स फॉर्मेशन भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट आप एक मैट्रिक्स में ले लीजिए जिसको हम कैपिटल X डॉट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और आपके वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल्स आ गए x1, x2, x3। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा था कि फेज वेरिएबल फॉर्म में, फेज कंट्रोलेबल फॉर्म में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट यहाँ पर 1 रहते हैं, रेस्ट सारे एलिमेंट 0 और लास्ट रो में नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं। तो अब ये हो गया फेज कंट्रोलेबल फॉर्म। u की वैल्यू भी आपके आ जाएगी, ये u इंटू 0 है, यहाँ पर भी 0 इंटू यू है और यहाँ पे 1 इंटू यू है, ठीक है। इसलिए आपका 0, 0, 1 u आ गया, ठीक है। उसी तरीके से 4, 3, 1 और x1, x2, x3 ये कहाँ पर से आ रहे हैं, इक्वेशन y का आ रहा है ये, ठीक है। ये y आपने लिख लिया, ये 1 इंटू x3
3 इंटू x2 और x1 इंटू 4, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये y की इक्वेशन लिखी, तो ये y मैट्रिक्स बन गए आपके। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है कि ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए आपको कमेंट करना। तो ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स होता है CT concatenated with ATCT concatenated with AT स्क्वायर CT। ये T क्या है, ये ट्रांसपोज है, ठीक है। तो मैंने पुराने मैट्रिक्स जो मैंने अभी स्टेट स्पेस मॉडल बनाया था उसमें से C और A की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। आप वेरीफाई कर सकते हैं वही वैल्यू है यहाँ पर जो मैंने लिखी है, उसका ट्रांसपोज लेके उसका स्क्वायर कर लिया, उसका मल्टीप्लीकेशन ATCT और AT स्क्वायर CT मैंने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। अब इससे मैंने Q0 मैट्रिक्स बनाया। ये सारी जो वैल्यूज है ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर सॉल्व करके रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं ये पूरी वैल्यूज, ठीक है। और आप जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपका 3x3 मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगा। और ऑब्जर्वेबिलिटी कंडीशन क्या कहती है कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। इसका मतलब अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो वो ऑब्जर्वेबल है, या फिर उसका अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। उसकी मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो वो ऑब्जर्वेबल है। तो इसका रैंक आता है 3, तो ऑब्वियसली ये ऑब्जर्वेबल है। और ये नॉट सिंगुलर है तो ये ऑब्जर्वेबल है। और इसका डिटर्मिनेंट 16 है तो ऑब्वियसली ये ऑब्जर्वेबल है। 3 तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो उसका सिंगुलैरिटी, उसका रैंक और उसका डिटर्मिनेंट। कोई भी एक तरीके से भी आप आइडेंटिफाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो ये सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या था, देखिए टाइम कांस्टेंट निकालने का। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको बेसिकली जो डिनोमिनेटर टर्म होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी C/R रेशियो में आपका जो डिनोमिनेटर, ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर टर्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ही पोल्स आपके आइडेंटिफाई करते हैं सिस्टम स्टेबिलिटी और सिस्टम बिहेवियर के ऊपर। एक तरीका जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि SI माइनस ए इनवर्स, जो कि हम लोग सारा कुछ स्टेट स्पेस मॉडल से कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए मैंने आपका SI माइनस ए इनवर्स तरीके से निकाला है। अदरवाइज आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें से भी जो एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट रहेगा वो आपका टाइम कांस्टेंट आइडेंटिफाई करेगा। तो SI माइनस ए इनवर्स मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, उसका इनवर्स लाप्लास ले लेंगे तो इसका इनवर्स लाप्लास आ जाएगा। सिर्फ डिनोमिनेटर का मैं ले रहा हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। SI माइनस ए इनवर्स स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स होती है, ठीक है। उसका डिनोमिनेटर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस ए, ठीक है। तो जस्ट सिर्फ वही टर्म मैंने यहाँ पर ली है, मुझे न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसका इंपैक्ट नहीं रहेगा टाइम कांस्टेंट के ऊपर। अब इसका आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये टर्म आएगी। आप देखिए यहाँ पर से अब 2 टाइम कांस्टेंट निकालते हैं, एक तो इस एक्सपोनेंशियल से और एक इस एक्सपोनेंशियल से, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट टाइम कांस्टेंट यहां पर से आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट है द ओल्ड TF ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय GS इज दिस वैल्यू, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K सो दैट द गेन मार्जिन इज 20 dB, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये मैंने निक्विस्ट प्लॉट का इस्तेमाल करते हुए ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अदरवाइज यही कॉन्सेप्ट बोर्ड प्लॉट में भी अप्लाई होता है। वो क्या है कि भाई आपका जो रियल इमेजिनरी में अगर आपने इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 2016 में जिसको मैंने सॉल्व किया था, उसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये A वैल्यू क्या होती है। मैं अभी इसके ऊपर आता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी इस ट्रांसफर फंक्शन से सेपरेट करेंगे और उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। उससे क्या होगा, आपका फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा और उस फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे जो भी गेन होता है उसको कहते हैं गेन मार्जिन। फिर से समझने की जरूरत है, हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट करने पे एक फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकलेगी, उस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। उस फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे जो भी गेन आता है, ठीक है, उस फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे जो गेन आता है उसको कहते हैं गेन मार्जिन, इसको कहते हैं गेन मार्जिन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत समझना। अब देखिए गेन मार्जिन आप चाहते हैं 20 dB हो, तो गेन मार्जिन का फॉर्मूला होता है गेन मार्जिन इज 20 log of 1/a where a is the intersection of Nyquist plot with the negative real axis, ठीक है। तो 1/a की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी, बेसिकली a हम चाहते हैं, तो 20 गेन मार्जिन आपको चाहिए यहाँ पे
उसको इस फॉर्मूला में इक्वेट करने से आपके पास आएगा log 1 upon a is 1, so a is equals to 0.1। ठीक है, ये आपके पास टर्म आ गया, इसको अभी साइड में रखिए। उसके बाद यहाँ पे s is equals to j ओमेगा सब्स्टिट्यूट कीजिए इस इक्वेशन पे, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका रियल इमेजिनरी पार्ट का सेपरेशन। ठीक है, तो s is equals to j ओमेगा इक्वेट करने से ये टर्म आ गई आपके पास कंप्लीटली। अब यहाँ से हम इसका रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया आपके पास, मैंने इस डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, जो स्टैंडर्ड में हम लोग जो पढ़ते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का रियल इमेजिनरी आइडेंटिफाई कैसे करता है, वो तरीका मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। अब वेरीफाई कर सकते हैं इन वैल्यूज को यहाँ से, तो वो आ जाएगा, रियल पार्ट हो गया ये 25 ओमेगा स्क्वायर 100k डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर 25 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 400 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसको मैं अगर 0 से इक्वेट करूंगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, जो टर्म्स कॉमन है वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी कोई काम का नहीं, ये भी कोई काम का नहीं। अब आपके पास सिर्फ बच गया 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज 0, इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू 10। अब ये ओमेगा क्या है, ये ओमेगा है फेस क्रॉस फ्रीक्वेंसी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा पी सी। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट टू 0, और अगर उसको आप 0 से इक्वेट करते हैं तो ओमेगा 2 की वैल्यू, दैट मींस ओमेगा पी सी की वैल्यू आ गई 10। अब इस ओमेगा की वैल्यू को आप रियल पार्ट में इक्वेट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसको आपने रियल पार्ट में इक्वेट किया, सब्स्टिट्यूट किया, जिसको आप इक्वेट कर देंगे 0.1 से। क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ये होती है बेसिकली a। ठीक है, दिस इज a, जो कि आपने 0.1 आइडेंटिफाई किया था। तो मैंने यहाँ पर, तो आपका पास बेसिकली देख लीजिए, आप यहाँ पर k अननोन है, इसलिए आप यहाँ पर से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ये हो गया a। ठीक है, 0.04 is into k is equals to a, where a is 0.1 और k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2.5। इसका मतलब क्या है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 2016-17 में भी इस तरीके का क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, आप उसको भी रिफर कर सकते हैं, हमने सेम मेथड से इनको सॉल्व करना देखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फर्दर क्लैरिफिकेशंस के लिए हम लोग फिर से एक बार एक वीडियो बना सकते हैं कि न्यूक्विस्ट प्लॉट का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं। पर उसके पहले आप 2016 और 17 के वीडियो देखना नहीं भूलिए, क्योंकि उसमें पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो k की वैल्यू 2.5 पे क्या होता है कि गेन मार्जिन आपका 20 dB आता है। अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप मैटलैब से। मैंने बोर्ड प्लॉट मैटलैब में प्लॉट किया। ठीक है, न्यूक्विस्ट प्लॉट में आइडेंटिफाई करना आपको टफ होता है, क्योंकि न्यूक्विस्ट प्लॉट अपने आप में ही एक टफ है। बोर्ड प्लॉट देखते हैं यहाँ पर कैसे आता है। ये हो गया मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी टॉप साइड का, और ये हो गया फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो देखिए गेन मार्जिन कहां पर आती है, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे आती है। तो फेस क्रॉसओवर मतलब जब वो -180 को क्रॉस करता है, तो ये -180 को क्रॉस यहां पर कर रहा है। जब फेस -180 को क्रॉस करता है, उस पॉइंट पे जो भी गेन होता है उसको गेन मार्जिन कहते हैं। तो ये पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितना गेन हुआ भाई, यहाँ पे इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, मैटलैब ने आइडेंटिफाई किया है 20 dB। इसका मतलब जो हमने k की वैल्यू आइडेंटिफाई की पूरे कैलकुलेशन से 2.5, थैंक यू गाइज। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो मुझे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसको 24 आवर्स के भीतर पर्सनल गारंटी के साथ आपको रिप्लाई करूंगा, और कोशिश करूंगा कि सारे डाउट क्लियर कर सकूं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंट्रोल सिस्टम में डाउट होगा तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप ईमेल आईडी पे भी CACS ग्रुप के ईमेल आईडी पे भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी आपके लिए
इस तरीके की वीडियोस बना पाऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।